चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मतलब आज के टॉपिक को तुम क्या कहना चाहोगे? नाम इस टॉपिक को मतलब दूर का ज्ञान, मतलब कहीं कोई दूर पे रह रहा है और उसके बारे में कुछ जानना है, उसके बारे में कुछ देखना है, तो इसको हम अवधि ज्ञान का एक छोटा सा पार्ट कहेंगे। ओके। तो आज का टॉपिक जो है अवधि ज्ञान का एक छोटा सा पार्ट। ओके। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि किसी भी चीज़ को हम ज्ञान तभी बोलेंगे जब वो सही डायरेक्शन में हो। अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं हो, मतलब कोई भी चीज़ सही डायरेक्शन में तभी कहलाएगी जब वो आत्म उन्नति के डायरेक्शन में हो। अगर वो आत्मा की उन्नति के डायरेक्शन में नहीं हो, अगर वो आत्मा की उन्नति में सहायक नहीं हो, अगर वो आत्मा को परमात्मा में परिवर्तित करने के लिए सहायक, किसी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सहायक अगर नहीं हो, तो फिर उसको हम ज्ञान की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, उसको फिर हम अज्ञान कहेंगे। तो अवधि अज्ञान भी होता है और अवधि ज्ञान भी होता है। अगर कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी है और फिर उसको अगर अवधि ज्ञान के लक्षण आने लगे हैं तो फिर हम उसको अवधि ज्ञान कहेंगे। लेकिन अगर ज्ञान का मतलब कि भाई टाइम के परे, टाइम एंड स्पेस के परे जो अभी हम चीज़ इसको है वो। जानेंगे बराबर से अवधि ज्ञान क्या है। लेकिन सबसे पहले अवधि अज्ञान भी होता है, ये भी हम जान लें ओके। कि अवधि ज्ञान एक चीज़ है। लेकिन अगर किसी को आत्मज्ञान के बगैर सिर्फ कुछ अचीवमेंट के सेंसेशन की वजह से उसके ऊपर वो ध्यान करे, उसके ऊपर वो कंसंट्रेट करे और उसमें वो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा सेंसरी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए, तो फिर उसको हम अवधि अज्ञान कहेंगे। ओके, क्योंकि वो वहीं पे रुक जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो उसका ईगो करेगा, वो उसका अहंकार करेगा, वो उसको ही अचीवमेंट मानेगा और वो उसमें रुक जाएगा। तो फिर ये अगति कराएगा और विगति कराएगा उसको, मतलब उसको पीछे लेके जाएगा या फिर उधर ही रोक देगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। इसकी वजह से ये अवधि अज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम अवधि ज्ञान को समझने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ज्ञान को हमने समझ लिया। सबसे पहली बात तो ज्ञान को मैं फिर और एक तरीके से कहना चाहूँगा कि ज्ञान का मतलब क्या। ज्ञान आत्मा का एक मूल गुण है, मतलब आत्मा की एक बेसिक क्वालिटी है। आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान शक्ति है। लेकिन एक ज्ञान शक्ति का मतलब क्या, ज्ञान गुण का मतलब क्या? ज्ञान गुण का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर इंटेंडेड डायरेक्शन में अपने अटेंशन को रखने की एबिलिटी, ओके। जो हमारे अंदर जनरली नहीं पाई जाती, या फिर ऐसे कहें कि पार्शियली पाई जाती है लेकिन पार्शियली नहीं पाई जाती। हम मन कहीं लगाना चाहते हैं, अटेंशन कहीं लगाना चाहते हैं और कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, मतलब अटेंशन कहीं पे लगाना चाहते हैं और कहीं पे चला जाता है। वो अटेंशन इधर लगाना चाहते हैं ज़्यादा देर, लेकिन थोड़ी देर रहता है, बाद में चला जाता है। तो ये सब क्यों होता है? हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ये सब क्यों होता है? ज्ञानावर्णीय कर्मों की वजह से हमारे ज्ञान शक्ति कुछ आदतों की वजह से आवृत हो गई है और उसकी वजह से हम अपने कंसंट्रेशन को, अपने अटेंशन को इंटेंडेड डायरेक्शन में ज़्यादा देर नहीं रख पाते और इंटेंडेड डायरेक्शन में लेके ही नहीं जा पाते। इसीलिए कोई बच्चा ऐसा होता है जो लेसन सुनते रहता है लेकिन सुनते सुनते वो कहीं गुम हो जाता है और उसको क्या क्लास में कहा वो समझ में नहीं आता है, कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाता, वो बीच में कट हो जाता है। इसलिए वो उस चीज़ को कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाता। तो उसके ज्ञान चक्षु में, मतलब दिमाग में, ज्ञान चक्षु में हम किसको बोलेंगे? दिमाग को बोलेंगे। उसके दिमाग में इतना बड़ा सेरेब्रम होता ही नहीं कि वो सब चीज़ों को रख पाए, स्टोर कर पाए और उसको एक साथ समझ पाए। ये भी ज्ञानावर्णीय कर्मों के कारण से होता है। ओके, बराबर। तो रैम स्पेस जिसको हम कहें, एक प्रोसेसर का रैम स्पेस जो होता है, तो रैम अगर किसी की बहुत छोटी हो जाए तो वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं रन नहीं कर पाएगा, रैम रन नहीं कर पाएगा। राइट। बराबर। वो रन करते करते हैंग हो जाएगा, तो वो एग्जिट कर देगा उस सॉफ्टवेयर को। इसी तरह से अगर हमारे ऊपर ज्ञानावर्णीय कर्मों का आवरण ज़्यादा है तो फिर हमारी रैम स्पेस छोटी हो जाएगी। हमारी कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी जो है, अपने कॉन्सेंट्रेशन को इंटेंडेड डायरेक्शन में लेके जाने की कैपेबिलिटी और स्टे करने की कैपेबिलिटी, और उस कॉन्सेंट्रेशन से जो आ रहा है उसको स्टोर करने की कैपेबिलिटी, मतलब एक प्रोसेस करने के लिए स्टोर करने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी।
इसको हम ज्ञानावरणीय कर्म बोलेंगे, और इस शक्ति के खुलने को हम ज्ञान बोलेंगे। तो जहाँ पे हम कंसंट्रेशन कर पाएंगे, रख हाँ। पाएंगे। हाँ, ठीक है। तो ज्ञानावरणीय कर्मों में कई तरह के ज्ञानावरणीय कर्म होते हैं, अलग अलग तरह के ज्ञानावरणीय कर्म होते हैं, ये भी सच है। इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन आज नहीं करेंगे, ज्ञानावरणीय कर्मों के सेक्शन में करेंगे, ओके। क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन हो जाएगा। ज्ञानावरणीय कर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन है और उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो सकता है। आज हम डिस्कशन अपना सीमित रखेंगे अवधि ज्ञान के एक छोटे से गुण पे, ताकि हम अवधि ज्ञान को समझ पाएँ ब्रॉडली, और उसके बाद कुछ उसके गुण को, जो आज हमने डिस्कस किया, उस गुण को समझ पाएँ। तो सबसे पहले ये है कि अवधि ज्ञान का मतलब है टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड चीज़ों को देख पाना, जान पाना और फील कर पाना। हमारी एक प्रॉब्लम है जिसको हम अवधि ज्ञानावरणीय कर्म कहेंगे। तो हम अवधि ज्ञानावरणीय कर्म को समझेंगे तो हमें अवधि ज्ञान समझ में आने लगेगा। हमारी एक मान्यता है, बचपन से हमें ये सिखाया गया है और हमें ये सच भी लगता है कि हमारी इंद्रियां और हमारा शरीर जहाँ पे है, हम सिर्फ उसी स्पेस का और उसी टाइम का अनुभव कर पाएंगे। बराबर? ये हमारी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारी कैपेबिलिटी को लिमिट करती है, क्योंकि हमें एक दृढ़ विश्वास है कि हमारी आंखें जहाँ हैं, फिजिकल आंखें जहाँ हैं, हम उसी एरिया को देख पाएंगे। उस एरिया के अलावा हम दूसरे एरिया को देखना हमारे लिए वर्जित है, हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ये क्या हुआ? अवधि ज्ञानावरणीय कर्म हुआ। ये हमारे उसके बियॉन्ड देखने की जो हमारी कैपेबिलिटी है, वास्तव में है, सबके पास है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगी। हाँ। ये विश्वास, या फिर ऐसा कहें कि ये अविश्वास कि हम नहीं देख पाएंगे उसके बियॉन्ड। हाँ, ऐसा होता भी है कभी कभी, क्योंकि मतलब कि अपन देख पाए उसके सपोर्ट में बोल रहा हूँ कि कभी कभी अपन बैठे होते हैं और कभी कोई पीछे आता है तो अपन को पता चल जाता है, नॉट ड्यू टू फील, नॉट ड्यू टू आवाज, हाँ, या फिर कुछ आ रहा है चीज या कुछ गया जब, तो वो एक फील आ जाता है कि भाई हाँ कुछ तो हुआ है पीछे, ऐसा विदाउट एनी नॉइस। करेक्ट। तो ऐसे सेंसेशंस हमें थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़े थोड़े आते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन हम एक्सप्लिसिटली ये बिलीव नहीं कर पाते, ये विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसा भी हो सकता है कि इन आँखों के पीछे जो सूक्ष्म इंद्रिय नाम की आँखें हैं, सूक्ष्म आँखें भी होती है, तो वो उनको यूज करके हम डायरेक्टली देख पाएंगे, देखने का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा हमें बिलीफ नहीं है, ऐसा हमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। इस वजह से हम अवधि ज्ञानावरणीय कर्मों से फंसे हुए हैं। सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हैं हम नाक के ऊपर भी, सेम टू सेम आप अप्लाई कर सकते हैं पांचों इंद्रियों के ऊपर। बराबर बराबर। लेकिन सच ये है कि इन 5 स्थूल इंद्रियों के पीछे 5 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। वास्तव में अनुभव हमें सूक्ष्म इंद्रियों से होता है। हम प्रोसेस को समझेंगे। जैसे हमारी आंख, जिसको हम फिजिकल आई बोलेंगे, स्थूल इंद्रिय, स्थूल आंख पिक्चर को ग्रहण करती है, इट एक्ट्स लाइक ए कैमरा, लेकिन पीछे उस सेंसरी इमेज को सेंसरी सिग्नल्स के रूप में वो ट्रांसफर करती है सूक्ष्म इंद्रिय को, और फिर सूक्ष्म इंद्रिय उसको ट्रांसफर करती है मेंटल स्क्रीन पे, और उस मेंटल स्क्रीन पे सेंसरी कंपन द्वारा हमारा माइंड उसको ग्रहण करता है और हम उसको देख पाते हैं। और इस तरह से हम देख पाते हैं। इसका मतलब सूक्ष्म इंद्रियों के बिना हम ऐसे भी नहीं देख पाते। अगर किसी की सूक्ष्म इंद्रिय स्विच ऑफ हो जाए तो उसके पास स्थूल इंद्रिय हो तो वो अंधा रहेगा जीवन भर। ऐसा तो कभी नहीं देखा हमने। क्या? कि स्थूल इंद्रिय हो, मतलब फिजिकल आइज हो, फिर भी अंधा नहीं दिख रहा, फिर भी अंधा है। अंधे का जीवन वही तो वैसा ही तो होता है। उसके पास क्या नहीं है? फिजिकल आइज नहीं है। होती है क्या फिजिकल आइज? फिजिकल आइज अगर वो आइज किसी और को डोनेट कर दे वो, हाँ, तो अगला पर्सन देख पाएगा? नहीं, ये एक्सपेरिमेंट मुझे पता नहीं है इसके बारे में कि भाई वो देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। उसके आई में एक मतलब फिजिकल आइज आल्सो कंटेन बैकवर्ड्स स्थूल आंखें, तो उसकी फिजिकल आई शायद
ये Okay. एक्सपेरिमेंट मुझे पता नहीं कि भाई कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट फिजिकल आइज तो होती है, हाँ। राइट, वो दिखती भी है। हाँ, बट ये जरूर है कि ये ज्ञान की बात है, ये जानने की बात है, जानने वाली बात है कि स्थूल इंद्रियों के बगैर देखा जा सकता है, ओके, फिजिकल आइज के बगैर देखा जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियों के बगैर नहीं देखा जा सकता। सिर्फ स्थूल इंद्रियां कुछ काम की नहीं है। ओके, सिर्फ कैमरा चीज़ों को नहीं देखता, कैमरा चीज़ों को कैप्चर करता है, लेकिन देखने वाला मौजूद होता है तो ही देख पाते हैं। ओके, और तो ही वो कैप्चर कर पाता है। तो वो कैप्चर कर पाता है। तो देखना 5 ढंग से होता है। देखना आइज के थ्रू, देखना सूंघना नोज के थ्रू, सुनना कान के थ्रू, टच करना और टेस्ट करना 5 इंद्रियों के थ्रू। तो इस तरह से देखना, लेकिन हर इंद्रिय के पीछे एक सूक्ष्म इंद्रिय छुपी हुई है। अब सूक्ष्म इंद्रियों का डायरेक्ट उपयोग हमको नहीं आता है, यही हमारा अवधि ज्ञानावरणीय कर्म है। बराबर, सूक्ष्म इंद्रियों का डायरेक्ट उपयोग हमें नहीं आता है, वो क्वालिटी हमने उसके ऊपर कभी वर्क किया ही नहीं है, कभी अपनी स्थूल इंद्रियों को छोड़ा ही नहीं है, कभी अपनी स्थूल इंद्रियों का यूज करना हमने छोड़ा ही नहीं है, बिलीफ भी नहीं है और छोड़ा भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं है उसकी। तो इस वजह से हमें अवधि ज्ञानावरणीय क्रम पकड़ता है। अब और एक बात हम समझ लें कि हमारे अर्थ में एक ग्रेविटी है, ये जो इसको हम कर्मलोक बोलते हैं, जहाँ पे ग्रेविटी काम करती है ना, जहाँ पे फिजिकल ग्रेविटी काम करती है उसको हम कर्मलोक कहते हैं। तो ये जो अर्थ है इसकी ग्रेविटी है, और इसकी ग्रेविटी किस चीज़ को पकड़ती है? अर्थली एलिमेंट्स को पकड़ती है। ओके, तो हमारा शरीर किससे बना हुआ है? अर्थली एलिमेंट से बना हुआ है। अब तो हमारे शरीर को ये घट पकड़ेगी, तो और हम अपने शरीर को घट पकड़े हुए हैं, बराबर, तो हमें ये ग्रेविटी इनडायरेक्टली पकड़ती है, लेकिन डायरेक्टली आत्मा को ये ग्रेविटी नहीं पकड़ सकती, इसके बस की बात ही नहीं है। मतलब आत्मा के ऊपर डायरेक्टली ग्रेविटी का कोई असर नहीं है। अब ये भी समझने की बात है कि जहाँ पे ग्रेविटी का असर होगा उस इंसान के ऊपर टाइम एंड स्पेस का असर होगा। बराबर, मतलब आज तुम यहाँ पे बैठे हो तो यहीं का क्यों देख पा रहे हो, यहीं का इसी टाइम का क्यों देख पा रहे हो, क्यों दूसरे टाइम का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुम स्थूल इंद्रियों से जकड़े हुए हो। स्थूल इंद्रिय किसके अंडर में है? शरीर के अंडर में। शरीर किसके अंडर में? अर्थ के अंडर में, स्पेस के अंडर में। स्पेस का ग्रेविटेशन है और टाइम का ग्रेविटेशन है। अर्थ इस टाइम से गुजर रही है, तो तुम्हें भी इसी टाइम से गुजरना पड़ेगा, बराबर? बराबर, दूसरा कोई चांस ही नहीं तुम्हारे पास। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति ग्रेविटेशन के असर के अंडर रहेगा वो कभी भी अवधि ज्ञान नहीं कर पाएगा, बराबर? बराबर। अब हम ये अगला पॉइंट समझते हैं कि तो फिर ग्रेविटी के असर से बचा कैसे जाए? क्या हम ग्रेविटी के असर से बच सकते हैं? क्या हम टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड जा सकते हैं? यस, अगर हम एक आर्ट सीख लें कि हम अपनी स्थूल इंद्रियों को छोड़ के आत्मा को शरीर से अलग करके, हाँ, अपने सूक्ष्म शरीर जिसमें सूक्ष्म इंद्रियां हैं उसको साथ में लेके आत्मा को शरीर से अलग कर दें। अगर फिजिकल बॉडी और इलेक्ट्रिक बॉडी को हम अलग अलग कर पाएं तो फिर इलेक्ट्रिक बॉडी के ऊपर कोई भी ग्रेविटेशन काम नहीं करेगा। करेक्ट? बराबर। हार्ड कॉपी अगर तुम्हें हॉस्पिटल से जालोर लेके जानी है तो फिजिकली लेके जानी पड़ेगी, फिजिकली लेके जाना पड़ेगा, उसके ऊपर ग्रेविटी काम करेगी। इट विल टेक एटलीस्ट 1 or 2 days टू मूव, करेक्ट? एटलीस्ट 1 or 2 days। लेकिन अगर सॉफ्ट कॉपी तुम्हें जालोर हॉस्पिटल से जालोर लेके जानी है तो यू कैन सेंड इट थ्रू व्हाट्सएप, विद इन सेकेंड्स वहाँ पे पहुँच जाएगी, करेक्ट? करेक्ट। सॉफ्ट कॉपी क्यों? हमें पहले जब तक सॉफ्ट कॉपी का ज़माना नहीं था हमें विश्वास ही नहीं होता था कि यहाँ से वहाँ सॉन्ग इतना जल्दी जा सकता है, इतना जल्दी डाउनलोड हो सकता है। अब हमें विश्वास आता है कि भाई हाँ सॉफ्ट कॉपी है, भेज दो, धनाधन पहुँच जाता है। तो अब हॉस्पिटल और जालोर की जो दूरी है वो दूरी नहीं रही। इसी तरह से जब व्यक्ति सॉफ्ट कॉपी में जाना सीख ले, इस हार्ड कॉपी को इधर ही छोड़ दे और सॉफ्ट कॉपी मतलब सूक्ष्म शरीर को इससे अलग करके जब जाना सीख ले, वो आर्ट सीख ले,
और वो उसके आर्ट उसके इंटेंशन के हिसाब से काम करने लग जाए, तो फिर वो व्यक्ति जहाँ अपने अटेंशन को ले जाएगा वहाँ उसका सूक्ष्म शरीर और उसकी आत्मा शिफ्ट हो जाएगी। अब उसको वहाँ पे टिकना है, नेक्स्ट चैलेंज है, वहाँ पे टिकना है उसको। ये सेकंड रूल है। फर्स्ट रूल है कि अपने सूक्ष्म शरीर को, मतलब अपने तेजस शरीर को, जिसको हम तेजस शरीर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बॉडी बोलते हैं, उस तेजस शरीर को अपने स्थूल शरीर से, मतलब फिजिकल बॉडी से अलग कर पाए, जिस क्रिया को हम कायोत्सर्ग बोलते हैं, तो वो कर पाए। और करने के बाद उसको गाइडेंस दे कि वो उस जगह पे चला जाए जहाँ पे मुझे देखना है, उस टाइम में चला जाए जहाँ पे मुझे देखना है, उस पर्सन के पास चला जाए जिसको मुझे देखना है, उस पर्सन के फीलिंग्स के अंदर चला जाए जिसको मुझे फील करना है। अगर हम डायरेक्शन दे दें तो तत्क्षण, जैसे गूगल में कोई सर्च मारने से तत्क्षण जो है चीज़ें डेटा आ जाता है, वैसे तत्क्षण एक हम गूगल सर्च देते ही वहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन वहाँ पे पहुँचते ही ये इंद्रियाँ यूज़ करके वो जानना नहीं हो पाएगा, वो उजागर होते टाइम लगेगा। तो वहाँ पे हमें टिकना है, कंसंट्रेशन टिकना है। यहाँ तक ज्ञान शक्ति का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब हमें ये आर्ट आना चाहिए कि उस सूक्ष्म इंद्रियों का उपयोग करके हम कैसे जानें। तो वो जागृत होते टाइम लगती है, बार बार हम इस चीज़ का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे वो सूक्ष्म इंद्रियां बिना स्थूल इंद्रियों के उपयोग सूक्ष्म इंद्रियों से हम देख पाते हैं, जान पाते हैं 5 तरीकों से। तो इसको हम अवधि ज्ञान कहेंगे। लेकिन अवधि ज्ञान के अंदर अगेन और एक अड़चन आएगी, दर्शन की। मतलब क्या अड़चन आएगी? हमारी एक हैबिट है, हमारा एक जीने का तरीका है। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पास्ट का परसेप्शन हमारे दिमाग में ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहता है। तो हम उस चीज़ को इंडिपेंडेंट नज़रिए से नहीं देखते, हम उस चीज़ को पास्ट के परसेप्शन के नज़रिए से देखते हैं। उस चीज़ को देखना सिर्फ एक ट्रिगर बनता है और वो ट्रिगर की कॉपी हमारे मेंटल स्क्रीन पे आती है और उसका परसेप्शन परसेप्शन प्रोजेक्शन बनता है और उस मेंटल स्क्रीन पे प्रिंट होता है और उस हम प्रिंट को देख पाते हैं। मतलब कुल बात कहें तो हम बाहर जो हो रहा है और उसके निमित्त से जो प्रोजेक्शन बन रहा है, इन दोनों के मेल को हम देख पाते हैं। हम जितने इंडिपेंडेंट होंगे हम बाहर का एक्चुअल रियलिटी उसको एज इट इज़ देख पाएंगे, और हम जितने कंपल्सिव होंगे या इम्पल्सिव होंगे तो हम अपने प्रोजेक्शन को ही देखेंगे। करेक्ट। तो अवधि ज्ञान में भी यही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बाहर का इतनी आसानी से दिखेगा नहीं, और हम सर्च वहाँ पे किसी इंसान का नाम डाल के या फिर किसी प्लेस का नाम डाल के हम सर्च करने गए होंगे, तो उस प्लेस के बारे में हमारे मन में जो है सबसे पहले वही डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, और हम उसी को देखते रह जाएंगे, और वास्तव में वहाँ पे जो हो रहा है हम उसको देख नहीं पाएंगे, उसको जान नहीं पाएंगे। ये अवधि ज्ञान का सबसे बड़ा चैलेंज है। दैट मीन्स यू हैव टू बी अनबायस्ड। जाना इजी है, हाँ, unbiased जाना भी डिफिकल्ट है, लेकिन ये भी डिफिकल्ट है। ये एक अलग प्रयोग है जहाँ पे तुम्हें जीवन भर इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू कैनॉट बी जजमेंटल अबाउट एनीथिंग। You have to stay and gather the information. Live about your bias. तुम्हें क्या देखना है वो छोड़ दो, तुम्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है वो सब छोड़ दो। लीव असाइड, उसको साइड में छोड़ दो। पसंद ना पसंद वहाँ पे डिस्प्ले मत करो, नहीं तो तुम्हें जो पसंद होगा वो तुम देखोगे और जो तुम्हें ना पसंद है वो तुम छोड़ दोगे। बराबर है। वो होते हुए भी तुम्हें नहीं दिखेगा, और जो तुम्हें पसंद है वो प्रोजेक्ट होके दिख जाएगा, भले वो नहीं हो रहा हो। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। यू विल नॉट गेट द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो ये अवधि ज्ञान, ये भी एक अवधि ज्ञानावरणीय कर्म है। तो तुम्हें अनबयास्ड होना पड़ेगा। ऐसा कहें कि ये टोटली ज्ञानावरणीय कर्म है, सिर्फ अवधि ज्ञान को नहीं रोकता, ये हर ज्ञान को रोकता है। बयास होना, ऑलरेडी ओपिनियन रखना, और उस ओपिनियन को ही जीने का घट आग्रह रखना, ये जो है हर ज्ञान को रोकता है। शुद्ध ज्ञान को भी रोकता है, मति ज्ञान को भी रोकता है, अवधि ज्ञान को भी रोकता है, मनपर्यव ज्ञान को भी रोकता है, और केवल ज्ञान को भी रोकता है। ये हर तरह के ज्ञान को रोकने वाला कर्म है। तो अवधि ज्ञान में भी एक कर्म रोकेगा, आड़ा आएगा, तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो, और तुम वही देख के वापस आ जाओगे। तो ये बार बार वही होगा। इसलिए तुम्हें
एक आर्ट सीखना होगा, आर्ट टू बी पैसिव, ओके आर्ट टू बी जस्ट विटनेस, ओके जस्ट विटनेस द थिंग्स एज दे आर, डोंट प्रोजेक्ट एनीथिंग। जब तुम बार बार करोगे तब कुछ अंश प्रोजेक्शन का होगा, कुछ अंश रियलिटी का आएगा। धीरे धीरे रियलिटी बढ़ती जाएगी। रियलिटी बढ़ती जाएगी और प्रोजेक्शन का अंश कम होते जाएगा। जितने तुम इंडिपेंडेंट होते जाओगे तो प्रोजेक्शन का अंश कम होते जाएगा और रियलिटी का अंश ज़्यादा होते जाएगा। तो पैसिव होने का मतलब क्या है? पैसिव पैसिव होने का कैसे मतलब- हुआ जाता है? पैसिव होने का मतलब है इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो और इंडिया जीते ऐसे तुम्हारे अंदर ख्याल नहीं है, पाकिस्तान हारे ऐसे तुम्हारे अंदर ख्याल नहीं है। ओके तुम सिर्फ मैच को देख रहे हो, कोई भी जीते इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तब क्या होगा, रियलिटी तुम्हारे सामने आएगी। नहीं तो अवधि ज्ञान के अंदर अगर तुम टीवी के सामने चले गए तो तुम इंडिया को जीतते हुए देखोगे और पाकिस्तान को हारते हुए देखोगे, या फिर तुम्हारे अंदर गहरा डर है कि इंडिया हार जाएगी तो तुम इंडिया को हारते हुए देखोगे। इंडिया नहीं हार रही होगी तब तुम उसको हारते हुए देखोगे। ऐसा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, समझ गए? तो तुम्हें क्या करना है, एक तो अपने स्थूल ये विश्वास पहले डेवलप करना है कि स्थूल इंद्रियों के अलावा भी देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, फील किया जा सकता है। ये विश्वास डेवलप करना, इस चीज़ को डेवलप करना है। लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ समझनी होगी कि अवधि ज्ञान का प्रयोग आत्मज्ञान की वृद्धि के लिए होना चाहिए, आत्मज्ञान के खिलाफ नहीं होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं होना चाहिए। आत्मज्ञान की वृद्धि कैसे होगी इस चीज में? आत्मज्ञान की वृद्धि इस तरह से होगी कि कुछ कर्म ऐसे होंगे तुम्हारे जो इमीडिएटली, सबसे पहले तो ये चीज़ जो है जर्नी को फैसिनेटिंग बनाती है। वही तो फैसिनेटिंग बनाती है, तो वो तो एक issue तुम्हारे है। कर्म हैं, नहीं तुम्हारे कर्म बाकी हैं जो फैसिनेटिंग जर्नी को जीना चाहते हैं, क्रिएटिविटी को जीना चाहते हैं। तो क्रिएटिविटी के कर्म आत्मज्ञान के रास्ते पे तुम कहाँ उस क्रिएटिविटी के को यूटिलाइज करोगे, कहाँ तुम अपने आप को क्रिएटिव बनाओगे। Okay. तो ये तुम्हें क्रिएटिव बनने में, क्रिएटिव बनने की जो आदत है, क्रिएटिव बनने की जो ख्वाहिश इतनी सारी कर चुके हो, तुम इच्छा कर चुके हो, उस इच्छा को कंप्लीट करने में तुम्हारी मदद करेंगे। अवधि ज्ञान तुम्हारी हेल्प करेगा। और ऐसे बहुत सारे कारण बताए जा सकते हैं, बट उन कारणों को अगर मैं लिस्ट डाउन करते जाऊँ तो काफ़ी कारण हो जाएंगे। Okay. एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि कुछ टाइम एंड कुछ स्पेस को तुम्हें अनुभव करना है, लेकिन उस टाइम और उस स्पेस पे जाना अभी इंसान के इस भाव में पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें उसके लिए अगले जन्म तक वेट नहीं करना पड़ेगा, तुम अभी उस टाइम एंड स्पेस को जी पाओगे अवधि ज्ञान द्वारा। तो वो टाइम एंड स्पेस से जुड़ा हुआ तुम्हारा कर्म जो फंसा हुआ था, जिसमें तुम फंसे हुए थे, वो रिलीज हो जाएगा और तुम्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो आत्मज्ञान के मार्ग पे ये दो मैंने पॉइंट बता दिए। ऐसे सोचते सोचते अगर गहराई में जाए तो और भी पॉइंट आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिए। तो इस तरह से आत्मज्ञान में ये सहायक बनता है और किसी दूसरे आत्मा को, इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर विश्वास बढ़ेगा, इसकी वजह से आत्मज्ञान के मार्ग के ऊपर विश्वास बढ़ेगा कि कुछ रियलिटी इसमें भी है, तभी इतना कुछ हो रहा है, तभी इतना कुछ हो रहा है। इतना कुछ है। तो ये उसके विश्वास की वृद्धि के लिए निमित्त बनेगा। ये भी बहुत मंगलकारी है। अवधि ज्ञान और मनोपर्यव ज्ञान इस तरह से मंगलकारी ज्ञान कहे जाते हैं। लेकिन अगर इसको अपने अहंकार को यूज़ करने के लिए या फिर दूसरों के राज जानने के लिए पता किया जाए, यूज़ किया जाए, तो फिर ये अवधि अज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। ये तुम्हारे अहंकार की अननेसेसरी वृद्धि के लिए कारण बन जाएगा। तो इस तरह से इसको उपयोग नहीं करना चाहिए, फिर वो अवधि अज्ञान की कैटेगरी में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अवधि अज्ञान न बनाए, अवधि ज्ञान की तरफ जाए। तो अवधि ज्ञान की तरफ जाने के लिए सबसे पहले आपको मति ज्ञान से गुजरना पड़ेगा, सबसे पहले आत्मज्ञान से गुजरना पड़ेगा, तभी अवधि ज्ञान परिपूरक है। वरना अवधि ज्ञान जो है विगति बन जाएगा, मतलब आपके लिए और नीचे गिरने का कारण बन जाएगा। इसीलिए अवधि ज्ञान आत्मज्ञान पूर्वक होना चाहिए सबसे पहली बात। तो उसके बाद आप स्थूल इंद्रियों को ज़्यादा प्रचोदित न करें। स्थूल इंद्रियों को प्रचोदित करने वाली क्रियाएं कम करें। प्रचोदित मतलब आप स्थूल इंद्रियों को बार बार नए टेस्ट देते रहते हैं और उसको उधर ही खड़े करते हैं। अपनी चेतना शक्ति को स्थूल इंद्रियों के किनारे पे खड़ी रखते हैं। नई नई टेस्ट वाले आइटम खाते रहते हैं, नए नए टेस्ट वाली चित्र देखते रहते हैं और अपनी स्थूल इंद्रियों को नए नए वीडियोस देखते रहते हैं
और अपने स्थूल इंद्रियों को उधर ही चिपकी हुई रख, अपने चेतना शक्ति को स्थूल इंद्रियों के किनारे पे चिपकी हुई और वेट करते हुए रखते हैं, तो फिर वो स्थूल इंद्रियों से कभी अलग नहीं हो पाती। तो धीरे धीरे ध्यान में आपको स्थूल इंद्रियों से अलग करना सीखना पड़ेगा, अंदर की तरफ मोड़ना सीखना पड़ेगा। चेतना शक्ति जब स्थूल इंद्रियों से डिस्कनेक्ट होके सूक्ष्म इंद्रियों से कनेक्ट हो जाएगी, उसको अंतरात्म दशा बोलेंगे, तब ये प्रैक्टिस पूर्ण होगी, तभी कायोत्सर्ग हो पाएगा। आप स्थूल शरीर से, अगर आप स्थूल इंद्रियों से अलग होना सीख गए तो फिर आप स्थूल शरीर से भी अलग होना सीख जाएंगे। और स्थूल शरीर से अलग होना सेकंड स्टेप हुआ। पहले तो अवधि अज्ञान में न जाएं, अवधि ज्ञान की तरफ जाएं। दूसरा स्टेप, आप स्थूल शरीर से अलग होना सीख जाएं। तो शरीर से अलग होना और इंद्रियों से अलग होने में फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज़ का हिस्सा है। शरीर में मन भी आया, सोच भी आई, और इंद्रियों में सोच नहीं आती, बस फर्क इतना ही है। तो मतलब अगर इंद्रियों के साथ अगर सोच और मन और विचार को जोड़ दिया जाए तो कंप्लीट शरीर हो गया, स्थूल शरीर हो गया। तो उससे अलग हो गए आप, और उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन देना है, आपको किस चीज़ की तरफ जाना है, किस स्पेस की तरफ जाना है, उसके ऊपर कंसंट्रेशन को लाना है। उसके लिए आपको कीवर्ड या फिर की इमेज को सर्च में डालना पड़ेगा। जैसे आप गूगल के ऊपर डालते हैं कीवर्ड या की इमेज सर्च पे डालते हैं, तो मतलब उसको एड्रेस तो देना पड़ेगा। आपकी चेतना शक्ति को किस डायरेक्शन में जाना है उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि अवधि ज्ञान डायरेक्शनल ज्ञान है, केवल ज्ञान यूनि डायरेक्शनल ज्ञान है। अच्छा, वहाँ पे कहीं ये नहीं हाँ, होता है। इसको हम डिटेल में एक अलग सेशन में समझेंगे। ओके। तो आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। जब आप डायरेक्शन देंगे, अब मतलब अपने अटेंशन को, अपने उपयोग को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ डालते हैं, उसको अवधि ज्ञान बोलेंगे। तो उसको डायरेक्शन देंगे आप, फिर डायरेक्शन के ऊपर टिकने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप उधर तत्क्षण पहुंच जाएंगे और टिके हुए रहेंगे। जब टिके हुए रहेंगे तो फिर आपके बयास उभरेंगे। आप जो उस स्पेस के बारे में, उस चीज़ के बारे में, उस पर्सन के बारे में जो सोचते हैं, जो देखना चाहते हैं, वही आपको देखना या फील होना शुरू हो जाएगा। ये बयास हो जाएगा। तो उसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टे, अगेन यू हैव टू स्टे। जो भी आए उसको सिर्फ देखते जाना है, देखते जाना है, चाहे वो बयास हो, कुछ भी हो, आपको देखते जाना है, स्टे करना है, स्टे करना है, स्टे करना है, देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आई विल वेट फॉर द रियलिटी। हो सकता है ये बयास हो, मुझे देखना है, बस मुझे स्टे करना है, देखना है। तो धीरे धीरे बयास धुंधले होते हैं, क्योंकि बयास ज़्यादा देर टिक नहीं सकते। अगर आप ज़्यादा देर स्टे कर जाएं और इंडिपेंडेंटली स्टे कर जाएं तो बयास ज़्यादा देर टिक नहीं सकते, बयास फ्लिकर होने लग जाएंगे और रियलिटी को आना ही पड़ेगा। तो रियलिटी सामने आएगी, धीरे धीरे बयास पीछे होने लगेंगे, बयास के साथ मिक्स होगी रियलिटी, फिर रियलिटी पूरी प्रदर्शित होगी। इस तरह से आपका अवधि ज्ञान ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो बहुत धुंधला दिखेगा, अंदाजे पे आपको पता करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर क्लियर होते जाएगा, अनबयास होते जाएंगे, अनबयास होते जाएंगे, वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा। आपको कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी, डिटैचमेंट एबिलिटी। इसमें अड़चन क्या आएगी, आप फिर से स्थूल शरीर के अंदर खिंच जाए, वापस प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे कई अड़चनें आती रहेंगी, आपको वापस स्टार्ट करना है। तो इस तरह से अवधि ज्ञान की तरफ आप एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, बट बढ़ाना प्रेफरेबल नहीं है। बढ़ाना प्रेफरेबल इसलिए नहीं, अगर आप सिर्फ इसको एक आत्मज्ञान के फैसिनेशन के रूप में देखें तो बढ़ाना सही है। लेकिन अगर आत्मज्ञान के बिना सिर्फ अपने आप को प्रूव करने की जो इच्छा थी, जब आप संसार में खुद को प्रूव नहीं कर पा रहे थे, तो अवधि ज्ञान को आप एक माध्यम बनाए संसार में खुद को प्रूव करने के लिए, दूसरों से बड़ा बनने के लिए, दूसरों के सामने पॉपुलर होने के लिए, तो फिर ये अवधि अज्ञान की कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो करने लायक नहीं। इतना कहते हुए हम आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार।